बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की और जो कंडीशन है इस वक्त हमारी कंट्री की, उसके बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी मुतासिर है। इस महंगाई की बढ़ने की वजह कहीं ना कहीं IMF से किया गया मुआहदा है, जो कि साबिका हुकूमत ने किया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि IMF से किया गया मुआहदा पाकिस्तान में तबाही का जिम्मेदार है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। जबकि जब इत्तेहादी हुकूमत आई और इत्तेहादी हुकूमत के दौर में भी 3 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। जबकि जो मौजूदा हुक्मरान है वो कहते हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है वो साबिका हुकूमत थी। साबिका हुकूमत की वजह से ये तमाम तर महंगाई की सूरत हाल जो है इस वक्त कंट्री में, ये उनकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने IMF से मुआहदा किया था और इस IMF के मुआहदे को देखते हुए हमें महंगाई बढ़ानी पड़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। इस तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई पाकिस्तान में महंगाई की बढ़ने की वजह IMF से किया गया मुआहदा ही है? देखिए, ये तो एक ओपन एंड शट केस है। ठीक। IMF से मुआहदा ना करने का वादा इमरान खान साहब ने खुद किया था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF से मुआहदा नहीं करूँगा। इतना ख़तरनाक है IMF से मुआहदा करना, उनको पता है। सही। अब सब कहते हैं कि इमरान खान साहब को गलत एडवाइज़र मिले, गलत दोस्त मिले। ये इमरान खान साहब का इलेक्शन से पहले का बयान है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं IMF से मुआहदा नहीं करूँगा, मैं जाके भीख नहीं मांगूंगा, बाहर से लोन नहीं लूँगा। इस शख्स ने, इमरान खान ने IMF के साथ गलत मुआहदा किया, ठीक, अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुआहदा किया। ये आए थे जुलाई 2018 में, अप्रैल 2019 में इन्होंने ये मुआहदा किया। असद उमर को धक्का देके बाहर निकाला, हफीज शेख को लेकर आए, बाकर रजा को लेकर आए गवर्नर स्टेट बैंक IMF से, और वो वायदा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत हमेशा के लिए तबाह हो गई है। और आज ये जो आप देखें इसके अंदर कि ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब यानी फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको अकल नहीं है कि ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है, ये पेट्रोल जो है महंगा हो गया और ये नाअहली है इस हुकूमत की, तीसरी बार पेट्रोल महंगा। अरे भाई, ये तुम्हारे दौर में तुमने ये मुआहदा किया था कि हम पेट्रोल जो है वो सब्सिडी ख़त्म करेंगे और हम उसके ऊपर 30 रुपये लेवी भी चार्ज करेंगे। उसके हिसाब से अभी भी जो है वो 300 रुपये का वादा किया हुआ है इन्होंने, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने, हालिया हुकूमत ने 240 किया है। ये हुकूमत भी नाअहल है कि इसको 300 रुपये कर देना चाहिए था जब ये आई थी, क्योंकि IMF का मुआहदा जो है वो एक हुर्फ आखिर है, पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही के जिम्मेदार है। कि अगर IMF का मुआहदा सस्पेंड हो गया, दुनिया के सारे मुल्कों ने पाकिस्तान की लोन सस्पेंड कर दिए, दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान के लोन सस्पेंड कर दिए, क्योंकि उनको गारंटी चाहिए IMF के मुआहदे की। IMF का मुआहदा जो है वो ये है कि वो पैसा अगर पाकिस्तान को मिलेगा IMF से, जो 6 अरब रुपए डॉलर था, उसकी रिकवरी के लिए उन्होंने कहा कि अपने आप अपने रिश्वत को ख़त्म करें, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपने वीट को इंपोर्ट नहीं करें, एक्सपोर्ट करें, अपनी चीनी को इंपोर्ट नहीं करें, एक्सपोर्ट करें, अपनी कॉटन को एक्सपोर्ट नहीं करें, एक्सपोर्ट करें। वो इमरान खान की हुकूमत ने 4 साल तक कुछ नहीं किया और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और जो टोटल पाकिस्तान की इकॉनमी 75 साल में उन्होंने 24,000 अरब रुपए का लोन लिया था। इमरान खान साहब ने 2.5 साल 3 साल में 20,000 अरब लोन लिया सिर्फ, उसको एक धेरे का प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है। हमारी इकॉनमी इस वक्त जो है वो तबाह हो चुकी है, और इस तबाही के अंदर जो है वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो PTI का है, हफीज़ शेख का है, शौकत तरीन का है, रज़ा बाकर का है। इसके ऊपर आप देखें कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि
शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी का क्या हाल है कि ये जब फॉरेन मिनिस्टर थे 2012 में, 9 में, 9, 10, 11, 12 में, इनका बेटा ये अमेरिकन सेनेटर के ऑफिस में काम करता था। वो आपको इसको दिखा रहे हैं इसके अंदर, जो आज MNA है और अब वो जो कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है प्रोविंस का, लाहौर से, पंजाब से, कहाँ से, ये है। ये कहते हैं कि अमेरिका ने हमको निकाला। ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये प्रूव है ये इसके साथ। फिर आप देखें कि बड़े बड़े यहाँ पर जो है वो चैंपियन हैं, एंकर्स हैं। एक जासूसी के एंकर करता है, एक कोई करता है। अरे एंकर का काम जो है वो खबर को यहाँ से वहाँ देना और कुछ नहीं है, उसकी अपनी, वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। अब ये हारून रशीद का क्या ताल्लुक है? ना उसको अली बे की पता है कि IMF का माहिदा पढ़े तो। ये मुझे इस हुकूमत पे, मुफ्ती इस्माइल पे शर्म आती है कि उसने ये IMF का माहिदा क्यों अब तक टीवी पे नहीं दिखा रहे। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अभी से नहीं है। जो हुक्मरान, जो मौजूदा हुक्मरान है, इनको क्या इस मुआहदे की डिटेल्स के बारे में नहीं पता? हर एक को पता है इनको, मगर अच्छा। ये इसको क्यों नहीं कहते कि ये माहिदा जो है, इस माहिदे के तहत आप देखेंगे कि इसके अंदर जो यानी कंडीशन है, मैं आपको छोटी छोटी कंडीशन बताना। ये जो 1000-2000 रुपए दिया जा रहा है, ये IMF ने कहा था और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जिसमें शौकत तरीन के और हफीज शेख के साइन है कि हम बिजली के रेट बढ़ाएंगे, गैस के रेट बढ़ाएंगे। इन्होंने गैस के रेट 5 रुपए कम कर दिए उल्टे, क्योंकि उनको पता था कि हुकूमत जा रही है तो ये वायदा तोड़ो ताकि IMF जो है वो पाकिस्तान को बंद करे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी की गई थी, सब कुछ कमी की गई, और दुनिया के सारे हुकूमतें पाकिस्तान की लोन बंद कर दें और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो जाए श्रीलंका की तरह। ये मुल्जिम है, इनके ऊपर केस चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए कि ये खुद माहिदा करके, माहिदे में गलत कंडीशनें डाल के, उसको उसके खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान को तबाही के दाने पे लगा दिया। इस माहिदे के अंदर ये था कि जो बिजली पानी की कीमतें बढ़ाएंगे तो उसके साथ कंपनसेशन लेना था। वो कंपनसेशन जो था इसमें लिखा हुआ है 1000 रुपये पर मंथ पर दिया जाएगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे 20 मिलियन बंदों को। मुफ्ती इस्माइल साहब ने उसको 1000 की जगह 2000 कर दिया है। अच्छा, वो भी पसंद नहीं है IMF को। भाई आप एग्रीमेंट के साथ चलो ना, आप एग्रीमेंट से ज़्यादा क्यों दे रहे हो? उसका उनका अंदाज़ा था कि 126 अरब डॉलर जो है वो खर्च होंगे साल भर में कंपनसेशन में। IMF के वायदे में लिखा हुआ है। इनके हिसाब से अब 360 अरब डॉलर खर्च होंगे। ये IMF कहता है आपके पास पैसा नहीं है, आप क्यों उसको ज़्यादा दे रहे हैं? दूसरी कंडीशन थी इसके अंदर कि बिजली के रेट बढ़ाएंगे, गैस के रेट बढ़ाएंगे और पेट्रोल के रेट बढ़ाएंगे। इन्होंने 28 फरवरी को, जब इनको पता था कि गवर्नमेंट जा रही है, IMF से माहिदा किया हुआ है, आगे कहा शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने कि हमारे पास इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई है, हमारे पास सरप्लस हो गया है FBI का रेवेन्यू। FBI का बताऊंगा कि क्या तबाही की है FBI ने पाकिस्तान की, और हम इसको 10 रुपये पेट्रोल को कम करते हैं, जो कि 150 रुपये था वो 140 कर दिया, जबकि उनको उस वक्त 240 करना चाहिए था। बाद में एडमिट किया शौकत तरीन। बिजली के रेट जो है उसके अंदर 5 रुपये कमी कर दी, वो अभी कैंसिल किया गया उसको। आप देखें ये ऑर्डर आ रहा है। तो ये लोग हैं, यानी ये एग्रीमेंट, यानी इसको सुप्रीम कोर्ट को इनको सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान के इकॉनमी हिटमैन ये हैं, उनके नाम शौकत तरीन है, उनका नाम हफीज शेख है। अब ये बैठे हुए हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। एक जो है वो बैठा हुआ है कि केयर टेकर हुकूमत आएगी मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, अमेरिका से आके बैठा हुआ है। इन्हीं में से एक है। एक बैठा हुआ है कहता है मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा केयर टेकर। ये कहता है कि मुझे तो आर्मी ने कहा कि मदद नहीं करूँगा। अरे भाई, आप लोग दुनिया को, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? अभी पेट्रोल की कीमतें और बढ़नी है इनके माहिदे के हिसाब से, और वो माहिदा जो है वो एक हुर्फ आखिर है, उसको हम नहीं तोड़ सकते। उसके तहत जो है आपने ये कमिट किया था कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जो एसेट डिक्लेरेशन है, जैसे कि पॉलिटिशियन के हैं, पब्लिक को बताए जाएंगे, कि हम पब्लिक को बताएंगे। FBI के चेयरमैन अशफाक साहब और शौकत तरीन साहब ने उसके सर्कुलर निकाला है
जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 जो है उसके तहत उन्होंने उसको डिक्लेयर करा और उसके अंदर जो है ये कहा कि 17 ग्रेड से ऊपर के सारे अफसरों के ऐसे डिक्लेयर किए जाएंगे 30 मार्च तक। आज जो है वो जून आ गई है, 30 मार्च को कोई डिक्लेयर नहीं हुए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी होने चाहिए थे, उसमें जजेस के भी होने चाहिए थे, नैब के भी होने चाहिए थे, सेक्रेटरीज के होने चाहिए थे। इन्होंने ऑर्डर निकाला, उसके अंदर से जजेस को निकाल दिया। ये ऑर्डर निकाला, उसमें से जर्नल्स को निकाल दिया और नैब का डाल दिया कि नैब के हिसाब से जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो आएंगे। नैब का कानून अलग है, ये कानून अलग है। ये चीज़ें बनाई हैं, इसके IMF ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया हुआ है। और आज जो है वो इनको ऐसे डिक्लेरेशन की जब बात हो रही है तो इनको मिफ्ता इस्माइल को नहीं पता कि ये भी एक कंडीशन है। हर एक के ऐसे डिक्लेयर होने चाहिए कि कितने ऐसे सेक्रेटरीज के हैं, कितने नैब के चेयरमैन के हैं, कितने जो है जजेस के हैं, कितने जनरल के, क्यों नहीं आया ये? तो पाकिस्तान के अंदर जो IMF की कंडीशंस हैं वो कंडीशन अगर गलत हैं या सही हैं वो अपनी जगह, मगर वो आपके हुकूमत ने साइन की हुई हैं। वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जैसे कि 40 अरब रुपए का जो NCA के साथ जो है साइन किया था शहजाद अकबर ने, इमरान खान ने, कि 40 अरब रुपए जो लंदन से आए हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सीक्रेट एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को आपने फॉलो करना है। ये फॉलो करना है एग्रीमेंट को, वो फॉलो कर लिया, ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे? इसको उल्टा तोड़ के, और आज जो है ये यानी इस किस्म के ट्वीट आप देखें ना, ट्वीट के अंदर क्या क्या आ रहा है। एक एंकर है वो कहता है कि जी ये हारून रशीद साहब कि IMF वादा, अरे मिफ्ता इस्माइल का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। हारून रशीद साहब को तो डू बनना चाहिए ना, उनको अलिफ का बदला दे। पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल के मकान के अंदर 70 लाख रुपए खर्च हो गए। वो मकान लिया ही नहीं उसने गवर्नमेंट का। झूठ बोले, कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। दूसरा ये कोई इकरार हुसैन है कि पेट्रोल की कीमतें पागल। अरे तुमको ना अलिफ का बदला, IMF का एग्रीमेंट पढ़ लो ना, TI की वेबसाइट पे पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है, हर एक को पता है, क्यों नहीं उसको पढ़ते? तीसरा जो है वो असद उमर, जैसे रात डाकू रात की तारीकी में घर में दाखिल होकर डाका डालते, इस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम की जेब में पेट्रोल डाला। अरे भाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं हर 15 दिन के बाद, ये पिछले 15 साल से चल रही है। और जब इन्होंने बढ़ाई थी इमरान खान ने, तो उस पर एक शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया था 3 दिन पहले कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी 3 दिन के बाद इतनी। पेट्रोल गायब हो गया मुल्क से। तो फिर ये तय हुआ कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ेगी तो उसके लिए 16 तारीख को बढ़ेगी और 1 तारीख को बढ़ेगी, तो 15-16 की रात को अनाउंस होगा। तो अब ये यानी असद उमर पढ़ा लिखा आदमी है, वो इस किस्म की ट्वीट कर रहा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पब्लिक जो है बेवकूफ़ बने जा रही है। इतना नहीं हो सकता भाई, ये इस मुल्क के अंदर जो है ये कब तक चलेगा? ये सारे के सारे फिर साइन किया हुआ, आप देखें एग्रीमेंट आपको दिखा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा, साइन किया हुआ है, इसके साइन है, शौकत तरीन के साइन है, रज़ा बाकर के साइन है कि हम इसकी जो है कमिट कर रहे हैं कि हम जो है वो टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे। इन्होंने टैक्स एमनेस्टी दे दी। कैसे चलेगा ये मुल्क? और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ये आप सर्कुलर देखें, ये 5% जो इन्होंने 5 रुपए बिजली पे कम कर दिया। अरे भाई, कोई बादशाहत है? एक आपके पास चीज़ बाहर से आप मंगाते हो, एक दुकानदार है वो एक चीज़ खरीदता है 10,000 रुपए की, तो वो 10,200 की बेचेगा ना, 10,000 लेके 500 की तो नहीं बेचेगा। ठीक है सर, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक पर जाना है। नाजरीन, महंगाई के बढ़ने की वजह IMF से किया गया गलत मुआहिदा है, जो कि साबिका हुकूमत ने किया था, जबकि इसी पर मौजूदा हुकूमत का भी ये कहना था कि हमारे पास बहुत तजुर्बा है और हम इस सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो भी नाकाम नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि IMF से किया गया मुआहिदा तो पूरा करना ही होगा हर सूरत पे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, बढ़ती हुई महंगाई और तमाम तर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इस हवाले से बात कर रहे थे। हुकूमती अरकान जो है वो हालिया महंगाई के इजाफे को PTI हुकूमत के मुआहदों का नतीजा करार देती है, जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन अरकान है वो ये कहते हैं कि हुक्मरानों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, और उनका ये कहना है कि इसका फौरी हल जो है, इन मसाइल का जो फौरी हल है वो इलेक्शन है। सर, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ही इसका हल इलेक्शन है?
अरे इलेक्शन तो बाहर में गए, इलेक्शन का क्या ताल्लुक है कि आप उसको वापस लाना चाहते हैं शौकत तरीन को, आप इलेक्शन में वापस लाना चाहते हैं पहले ही IMF से तबाही करने वालों को। इलेक्शन जो है वो मुल्क के लिए ज़रूरी है, मगर फ्री में नहीं होते, इलेक्शन में भी उस पर भी बजट चाहिए, खर्च होते हैं, पैसा खर्च होता है, सिस्टम होता है। इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं कि ये इसको निकाल दो, ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस को निकाल दो, ये कहते हैं कि फलाने को निकाल दो। इलेक्शन के कौन कराएगा इनको? इलेक्शन की अभी टाइम है, 1.5 साल है, वो टाइम पे होगा। पहले इलेक्शन इन्होंने क्यों नहीं करा इलेक्शन कराना? इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो हुकूमत के पोजीशन वाले बैठे हुए हैं जो कि झूठ पे कायम है, जो कि यानी इसको एक्सपोज करना ज़रूरी है। आप हम सबों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाएं TI की वेबसाइट पे, आप माहिदा के जो लेटेस्ट है 22 फरवरी 2022 का जो एग्रीमेंट की जो पूरी की पूरी 150 सफ़े का रिव्यू है IMF के साथ, सिग्नेचर ऑफ शौकत तरीन और रज़ा बाकर, ये देखें इसमें अंदर क्या लिख रहे हैं ये कि हम जो है 2 structural benchmark proposed to be set for end of January 2022. The cabinet adopted the second step of energy subsidy reform for eligible consumers on 16 December 2021, thereby meeting the benchmark. However, given delays arising capacity constraint in establishing a robust asset declaration system with a focus of high-level public officials including elected, unelected member of the federal cabinet, staff support, the authority request the reset the related benchmark to 30 March. ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये दोनों। ऑन द सेम बेसिस वी नीड अपडेट सम ऑफ आवर स्ट्रक्चरल कंडीशनलिटी कमिटमेंट। ऑन December 16, 2021 वी अडॉप्टेड अ कैबिनेट डिसीजन ऑन द सेकेंड स्टेप एनर्जी सब्सिडी रिफॉर्म। एनर्जी की सब्सिडी हम ले रहे हैं, इसका हमने कैबिनेट में डिसीजन लिया, ये कमिटमेंट करके दे रहे हैं। सही। thereby completing the structural benchmark हमने जनवरी के एंड में कंप्लीट किया। However, we have requested to establish a robust asset declaration system by March 22 to permit the sufficient time to complete this important benchmark. A revised timetable is given. Signed, sincerely yours, शौकत तरीन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। शौक है, यानी ये शौकत तरीन ने मिनिस्टर बना था अभी साल पहले, 2 साल तक वो गालियाँ देता रहा IMF के एग्रीमेंट को, और जब इसको बना दिया तो उसको तारीफ कर रहे हैं। रज़ा बाकर ये IMF के मुलाजिम थे, ये वहाँ पे इजिप्ट में थे, तबाही करके आए थे इजिप्ट की, यहाँ पर आ गए, चले गए, ये काम करके चले गए। ये चीज़ें हैं, इनको जो है वो ट्राई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो केस लेना चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी है तो सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की इकॉनमी है तो हमारी फौज है, पाकिस्तान की इकॉनमी है तो ये असेंबली है। ये जो 18-20 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं महीने की जजेस, ये किस काम के लेते हैं? इसी काम के लेते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को भी बचाएं, दुश्मनों से बचाएं। इलीगल काम, ये इलीगल काम किया है इन्होंने, शौकत तरीन ने, हफीज शेख ने और रज़ा बाकर ने। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कोर्ट को। ये एक्शन ले लेते हैं कि फलाने FIA के अंदर ट्रांसफ़र हो गए, उस पर सुमोटो केस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे अता बनियान ने। अरे भाई वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। जो इकॉनमी ज़ीरो हो गई, पेट्रोल डबल महंगा हो गया, अभी और महंगा होगा, डॉलर जो है वो 210 हो गया, 300 हो जाएगा। ये इनकी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, इनको खाने को नहीं मिलेगा, गरीब तो मर गया है, अमीरों का भी हशर ये होगा कि ये कहाँ से आएंगे। तो ये इनका काम है। और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट इस बात का कर रहे हो, अपने गुनाहों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, अपने कसूरों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, मुल्क को तबाही की तरफ डाल के आज प्रोटेस्ट कर रहे हो कि IMF खा गया। IMF के माहिदा कितने किया है? इसको मिस्टर इस्माइल को शहबाज शरीफ को आए तो भी 1.5-2 महीने हुए हैं। 1.5-2 महीने में तो इनका भी तो कैबिनेट भी पूरी नहीं बनी है पंजाब की, अभी तो गवर्नर सिंध का नहीं बना, अभी तो गवर्नमेंट ने बनने नहीं दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं दिखता ये, वो सुमोटो लेके कि फलाना कर लो, ये कर लो, हाथ रोकते एडमिट। क्या ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट का इन चीज़ों से? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर अपना करते हैं। साकिब निसार ने तबाही कर दी पाकिस्तान की। अतः आज का सुप्रीम कोर्ट उसी की राह पे चलेगा तो पाकिस्तान जो बचा कुछ है वो भी तबाह हो जाएगा। तो ये महंगाई है, जो सब कुछ है, ये सिर्फ और सिर्फ IMF के साथ गलत माहिदा करने का जो कि इमरान खान की हुकूमत ने, इमरान खान ने किया है, और उसका मदावा इमरान खान साहब माफ़ी मांगे दुनिया से। लेकिन सर, जब उन्होंने कहा था कि मैं IMF से कोई मुआहदा नहीं करूंगा, चाहे खुदकुशी कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, ना उन्होंने, तो फिर क्यों किया?
वो चलो जो कर दिया उन्होंने, मगर आज जो है वो कैसे कह सकते हैं कि आईएमएफ की महंगाई हो गई? अरे तुमने महंगाई की है, तुमने तबाही की है, तुमने उधार लिए हैं। जब ये हुकूमत आई थी केपीके में पीटीआई की, उस वक्त 80 अरब रुपए लोन था केपीके की हुकूमत के पास। आज 880 अरब रुपए लोन चढ़ा हुआ है। ये उधार लेने के एक्सपर्ट है पीटीआई वाले। किस बात के? उधार लेके बांटते हैं तनख्वाहें, उधार लेके बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाते। अरे भाई, आवाम को आप धोखा देते रहे हैं। आज ये इसके तबाही है। इनको जो है वो महंगाई की जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की वजह से है। और इसका जो है अल्लाह करे कि खैर हो जाएगी। सर, बात कर लेते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिसने इमरान खान के नैब ऑर्डिनेंस 2020 और 21 के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके तहत इमरान खान ने अपने आप को और अपने वजीरों को एनआरओ दिया था। ये वही एनआरओ है जो हालिया हुकूमत ने एक्ट बना दिया, जिस पर बयानात आना शुरू हो गए कि नैब एक्ट 2022 को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये हम प्रोग्राम में बताते रहे हैं पिछले दिनों कि एनआरओ जो है वो मुशर्रफ ने दिया था, और एनआरओ का ऑर्डिनेंस जो है मुशर्रफ ने 2007 में निकाला था। उसको 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। उसके तहत जो है सारे केसेस वापस रिस्टोर हो गए थे। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट का काम था कि जब ये एनआरओ दिया इमरान खान ने, तो उसको सुमोटो केस लेते, किसी ने केस भी फाइल किया था। उसमें इमरान खान ने जो एनआरओ दिया 2020 के अंदर और अनाउंस किया था, आप देखेंगे इसके अंदर कि मैं अपने बिजनेसमैन को कह रहा है मैंने आप लोगों को मुबर्रा कर दिया नैब से, आप खुश हैं, कराची में बयान दिया था। तो उसके तहत जो है इनके जो नए ऑर्डिनेंस अभी एक्ट 2022 में निकाला, 2021 में 6 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाले जो एक्सपायर हो गए हैं अभी 6 अक्टूबर को, 8 महीने के बाद। उसके बाद उसी ऑर्डिनेंस को लेके इस हुकूमत ने एक्ट बना दिया है। अब एक्ट जो है वो पास हो गया है, वो 20 तारीख को इफेक्टिव हो जाएगा। उसके अगेंस्ट जो है वो दरख्वास्तें देनी शुरू कर दी हैं इमरान खान साहब ने कि जी ये एनआरओ तो तुमने दिया भाई। एनआरओ इमरान खान ने 2022 में नया ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट में दिया, 2021 में अमेंडमेंट दिया। वो अगले मैं आपको बताऊंगा, सराय दिखा कि क्या क्या है। अब उस एनआरओ के तहत जो है शौकत तरीन जो है वो नैब के 3 केसेस से फ्री हो गए, बाबर अवान फ्री हो गया है। ठीक। और वो ऑर्डिनेंस जो है वो 8 महीने चल के एक्सपायर हो गए। अब उस ऑर्डिनेंस के ऊपर जितने भी केसेस चल रहे थे वो सारे केसेस जो हैं वो उसी ऑर्डिनेंस के तहत चलेंगे। नए एक्ट जो 2022 में नैब का आया है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस की 8 महीने के अंदर सबों ने उस ऑर्डिनेंस के लिए अप्लाई किया था। नैब के कोर्ट ने आधों को माफ़ कर दिया, सिंध वालों ने माफ़ नहीं किया कि यहाँ पर जो है पैसा चल रहा है। यहाँ पर कोर्ट वाले और नैब वाले सारे पैसा खा खा के जो है केसेस चला रहे हैं। वकीलों की भी चांदी है, 20-20 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं ना। उनको तो नैब के जो ऑर्डिनेंस इमरान खान ने निकाला था पसंद नहीं आया था। अच्छा। क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है आर्टिकल 264 कि अगर कोई ऑर्डिनेंस निकला और वो यानी इसमें लिखा हुआ है वेयर अ लॉ इज रिपील, उसको रिपील कर दे कोर्ट। ठीक। सुप्रीम कोर्ट जैसे हो सकता है कि उसको रिपील कर दे अभी जो एक्ट बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपील नहीं किया। किसको? ऑर्डिनेंस को, इमरान खान के 2020 के 2021 के 3 ऑर्डिनेंस को। तो उसके ऊपर है वेयर अ लॉ इज रिपील और इज डीम्ड टू हैव बीन रिपील्ड बाय अंडर और बाय वर्च्यू of the Constitution, the repeal should not accept otherwise provided in the Constitution. ये सारे clauses हैं। Affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be initiated, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the law has not been repealed। कि वो जो उस वक्त का है ये ऑर्डिनेंस के जो लॉ है वो एप्लीकेबल है और उसके तहत जो माफ़ हो गए हैं वो माफ़ हो गए। तो सारे केसेस उसके तहत ख़त्म हो जाते हैं। आज अगर ये उठाते हैं इसको लेके इसको सुप्रीम कोर्ट उठाएगा तो ये
गलती करेगा और अपने आप को बदनाम करेगा। और रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है, इसीलिए पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के अंदर जो है वो 130 में से 126 नंबर पे है कि कोर्ट जो है वो अपने मतलब की चीज़ें करती है, किसी के कहने पे करती है, फ़ोन आता कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, ये आपको भी बताऊं कि इसकी जो ऑर्डिनेंस अभी इमरान खान का था, उस ऑर्डिनेंस पे नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, उन्होंने 26 नवंबर 2021 को ये सारे प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नैब के उनको भेजा था कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है सेक्शन 4 ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत ये सारे केसेस जो है ये माफ़ हो जाते हैं। उसमें ऑल मैटर पर्टेनिंग टू फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल टैक्सेशन, यानी इनकम टैक्स के, एक्साइज के टैक्सेशन का कोई मैटर नहीं आएगा। अब टैक्सेशन का मैटर होता है कि नैब आगे पकड़ लेता है कि मोहम्मद अली साहब, आप जो है वो 2000 में जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आपकी ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये आपने जो गैर कानूनी बनाई। भाई मोहम्मद अली साहब की प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, वो इस कानून से अलग हो गई है, इसके तहत जो है वो नैब का प्रिव्यू नहीं रहा। एक आदमी की प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे है, उसके बच्चों के नाम पे है, उसकी बीवी के नाम पे है, और वो डिक्लेयर्ड है और FBR के तहत उसके अंदर टैक्स पे किया हुआ है, तो उसमें नैब का कानून अप्लाई नहीं होगा। ठीक, ये ऑर्डर निकाला था। अच्छा, दूसरा, डिसीजन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट, जो भी कैबिनेट डिसीजन लेगी अपॉइंटमेंट के और टैक्स चोरी के, या किसी को अपॉइंट कर दिया, या किसी को गलत कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया, या किसी की गलत पोस्टिंग कर दी, तो उसके ऊपर जो है, या CDWP है या एक्निक है, उनके डिसीजन है, उनको, और स्टेट बैंक के, वो भी इस कानून नैब उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी ये तो NRO का बाप है ना कि उनको 7 खून माफ है, करप्शन करो, नैब आपके ऊपर नहीं आएगी। कोई भी नुकसान हुआ गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट पे, या किसी इकदाम से, किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के सेक्रेटरी की वजह से या मिनिस्टर की वजह से, और उसके अंदर गवर्नमेंट को 10 करोड़ का लॉस हो गया, मगर अगर नैब ये प्रूव नहीं कर सकती कि उसमें उस सेक्रेटरी या अफसर ने पैसा खाया है, प्रूव नहीं कर सकती, तो वो नैब ऑर्डर उस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, आप समझ रहे हो ना, एप्लीकेबल नहीं है नैब के केसेस के अंदर। अब ये जैसे इसका, सर इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक पर जाना है। नाजरीन, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से मज़ीद भी डिटेल्स जानेंगे सैयद आदिल गिलानी साहब से, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के नैब ऑर्डिनेंस 2020 और 21 के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके तहत इमरान खान ने अपने आप को और अपने वजीरों को NRO दिया था। इस हवाले से सर बताइएगा मजीद, क्या आप बता रहे थे? नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जज हैं, उनका ये बयान है, उनका डायरेक्शन है, उसके हिसाब से कोई एडवाइस, जैसे एक लेट्स से कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रहा है पोर्ट कासिम, उसके अंदर उन्होंने कंसल्टेंट से एडवाइस ली कि ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करें कि नहीं करें, कंसल्टेंट ने कह दिया अवार्ड कर दो। उन्होंने एक वकील से एडवाइस ली कि भाई ये इस कानून के तहत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसने कहा कर दो, मगर वो दोनों की एडवाइस गलत थी। सही, वो नैब से मुबर्रा हो गए। अच्छा, इस कानून के तहत उनके ऊपर कोई केस नहीं लगेगा, ठीक, नैब नहीं लगेगा, जो डिसीजन लेने वाला है उसकी जिम्मेदारी है, एडवाइज़र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एडवाइज़र की एडवाइस जो है वो मानना नहीं मानना उनका काम है, डिसीजन मेकर का। एडवाइज़र का कोई इसमें लायबिलिटी नहीं है। ठीक, समझ गया ना, ये भी इसमें से निकाल दिया। और फिर ये कहा कि जैसे ही आया कानून तो सारे केसेस जो है वो डिपार्टमेंट को वापस भेज दें फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये नहीं किया इन्होंने। 6 अक्टूबर 2021 से लेके आज जून आ गई है, नैब ने नहीं किया ये। 90% केसेस जो है ये ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, इसलिए नहीं किया कि वो माल बन रहा है उनका, आईओएस का माल बन रहा है, डायरेक्टर्स का माल बन रहा है, वकीलों का माल बन रहा है। क्योंकि ये एक एक वकील जो है वो 20-20 लाख रुपए हर पेशी पे लेता है।
एक वकील यहाँ बैठा हुआ है इस वक्त जो कि वहाँ पर इनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी है, 25 करोड़ रुपए फीस लेता है केसेस की। 25 करोड़ रुपए किस बात के लेता है? नैब के ऑर्डिनेंस की वजह से कि नैब ने कह दिया आपको, ये नैब आ गई है तो इसकी वजह से ये ख़त्म हो गए। इसके ऊपर इन्होंने लिख के दिया, देयरफॉर आफ्टर डिटेल एनालिसिस प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, नाम क्या नाम है उसका, सरवाना नाम है, क्या नाम है उसका, बरवाना है। Therefore, after detailed analysis, the cumulative effect according to viewpoint of NAB is that the provision of AMLA are now made cognizable by NAB and triable by accountability court. Thus, money laundering squarely falls within the domain of NAB. Money laundering जो है वो NAB के प्रयोग में आती है, उन्होंने ये अनाउंस किया। The following offences are prima facie not allowed under the NAB in opinion of the NAB prosecution. NAB prosecutor जो है जनरल इज द टॉप अथॉरिटी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सेक्शन 42A B C D जो है ये निकाल दिया, जिसमें हमने बताया कि ये FBR को निकाल दिया, स्टेट बैंक को निकाल दिया, बगैर जिसमें पैसा नहीं लिया उसको निकाल दिया, एडवाइज़र को निकाल। तो ये कानून बन गया है। ये कानून जो है अभी इसके अंदर इन्होंने इसको अमेंडमेंट डाल दिया है, इसके अंदर एक्ट के अंदर भी। आप देखेंगे इसका पूरा चार्ट आपको दिखा रहे हैं। उस चार्ट के अंदर दिया हुआ है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2021 जो है पोस्ट 9 जून का जो है जो पास हुआ है, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेकेंड ऑर्डिनेंस 2021 और थर्ड ऑर्डिनेंस 2030 अक्टूबर 2021। इसके चार्ट आप देखेंगे, इसके अंदर सारे अमेंडमेंट जो हैं वो सेम हैं, बल्कि इसमें एक्ट के अंदर उन्होंने ये कर दिया है कि जो डिसीजन है गलत अगर लिया है कैबिनेट के, तो कैबिनेट मेंबर ने अगर पैसा खाया है तो वो उसके अंदर वो उसको नैब के अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा। ये थोड़ा सख्त कर दिया, वरना इमरान खान ने तो गायब भी कर दिया था। ठीक, क्यों गायब कर दिया था? वो अभी निकल के आ रहा है कि जो कोई केस आया है उसका कौन है, शहजादी है, वो ज़मीनें ली हैं, उसको कैबिनेट ने माफ़ कर दिया, बस बीच में ज़मीनें ले ली और यूनिवर्सिटी बना दी है पाकपटन में सारी। तो ये सारे के सारे हैं। अब नैब ऑर्डिनेंस जो निकाला इमरान खान ने 22 दिसंबर 2019 को जब निकाला था, तो अनाउंस किया था कि न्यू लॉ, अंडर द न्यू लॉ ओनली पब्लिक ऑफिस होल्डर वुड बी सब्जेक्ट टू प्रोब बाय नैब। उन्होंने कराची में बिजनेसमैन से कहा था, जी मैंने पारे की अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं इसके अंदर कि एड्रेसिंग अ सेरेमनी टू डिस्ट्रीब्यूट अवार्ड टू द टॉप 25 कंपनीज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची। इमरान खान सेड नैब जॉब was to scrutinize public office holders. For scrutiny of businessmen, there are other institutions, including Federal Board of Revenue. He said as he congratulated the business community on being exempt from NAB ordinance. तो ये तो एनआरओ इमरान खान 2019 से ले रहा है। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट सो रही थी, क्यों नहीं उन्होंने इसको उठाया? तो सर ये वजह ना किसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई फिर? भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो फोन के इंतजाम में रहती है। अच्छा, साकिब मिसाल ने क्या किया? साकिब मिसाल के सारे डिसीजन इलीगल डिक्लेयर हो रहे हैं, इनके डिसीजन सारे इलीगल। कादी फैज ईसा उसने सुप्रीम कोर्ट का बता दिया कि आपके कानून में नहीं है कि आप इस चीज़ को उठा लें अपनी मर्जी से। ठीक, सो मोटो कैसे ले सकते हैं? बुला बुला के वो फ़ोन पे कहते हैं आओ ये हमें एप्लीकेशन दो। मैं आपको यही बता रहा था कि अभी इसकी जो यानी कानून पास हुए हैं, जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है, IMF ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की सारों की एसेट जो डिक्लेयर करें। तो पिछले दिनों पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर चेयरमैन ने नैब को बुला के कहा कि आपके एसेट जो है नैब अफसरान के एहल खाना के असासात का रिकॉर्ड मांग लिया उन्होंने। अच्छा, और कहा कि इसको हम पूरा आप डिक्लेयर कर दें। तो उस पर शिबली यानी मैं पढ़ रहा हूँ ये खबर, आप देख लीजिए। चेयरमैन PAC ने PTI के रहनुमा को मुखातिब करते हुए
कहा, शिबली साहब, नैब आपके खिलाफ फाइल रख देता है ताकि आपको बेइज्जत कर सके। अच्छा। पीएसी 1 माह बाद 7 जुलाई को अहकामात अमल दरामद के रिकॉर्ड समेत नैब हुकाम को दोबारा तलब कर लिया। इजलास के दौरान चेयरमैन नूर आलम और डीजी नैब सिंध के दरमियान तल्ख कलामी हुई। डीजी नैब सिंध ने कहा कि आपने नैब हुकाम के लिए जो सवालनामा भरने का हुक्म दिया है वो तो मुल्ज़िमों के लिए है। उनका कहना था इससे बेहतर होता आप परफॉर्मा भरवाने से पहले नैब के सारे अफसरान को मुल्ज़िम डिक्लेयर कर देते। चेयरमैन पीएसी ने जवाब दिया, अच्छा तो आपके एहसास डिक्लेयर कराने के हुक्म पर तकलीफ़ हो रही है, अगर नैब हमारा हिसाब कर सकता है। नूर आलम साहब को भी पढ़ना चाहिए कि ये लॉ है। 30 मार्च को एफबीआर को इन सबों के ऐसे डिक्लेयर कर देने चाहिए थे। नहीं पता नूर, ये पढ़ते नहीं है। ये मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, इसको ऑडिटर जनरल क्यों नहीं बताता? नैब का चेयरमैन, एफबीआर का चेयरमैन ने क्यों नहीं बताया कि ये लॉ है इस कमेटी में? ये छुपाते हैं ब्यूरोक्रेट। इनके एसेट डिक्लेयर होंगे तो पता चलेगा। नैब का जो आप देखेंगे डिक्लेरेशन का फॉर्म क्या है जो मांगते हैं, ये बड़ा सिंपल फॉर्म है। एसेट एंड पर्सनल डेटा फॉर्म इंस्पेक्शन नैब जो देता है, ये इनके एसओपी के अंदर है कि ये मांग सकते हैं कि इन केस ऑफ अक्यूज, कोई किसी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिक्वेस्टेड अंडर सेक्शन 19/27 ऑफ नैब अकाउंटली ऑर्डिनेंस, कंसीलिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज इलीगल, प्लीज फर्निश। नाम दे दिए इसके अंदर नाम है, सैलरी पूछ ली उन्होंने उनकी हर 5 साल का पिछला, फिर रेंटल इनकम पूछ ली, फिर उसके एसेट पूछ लिया उनके नाम पे, उनके बीवी के नाम पे और 18 साल से कम बच्चों के नाम पे, और ये कब कमाए, पैसा कहाँ से आया। अब ये जब देंगे नैब वाले तो इनके तो ये जब एंट्री हुई थी तो नैब के तो ये सारे के सारे, कोई पुलिस का अफसर है, कोई स्कूल से आया है, कोई स्कूल टीचर था, उनके पास जब एंट्री हुई थी उस वक्त क्या था और आज क्या है, कहाँ से पैसा आया, उसका पूरा रिकॉर्ड देना पड़ेगा। वो नहीं दे रहे। और इसको यानी भाई एक आदमी पहले अकाउंटेबिलिटी अपने आप को करनी चाहिए, नैब को अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। नैब के अफसरान जो हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इलीगल अपॉइंटी हैं। आज के भी जो डीजी बैठे हुए हैं इलीगल अपॉइंटी हैं। मुस्लिम हानी ने ऑर्डर दिया था ये 2019 के अंदर कि इनको निकाला जाए। ताहिर शहबाज जो है वो सेक्रेटरी स्टेट था, उसने नहीं निकाला और उसको घुमा दिया। अभी तक केस चल रहा है, ये कई रिटायर हो गए। इनको भी इलीगल अपॉइंटी को निकालना चाहिए नैब के, तो नैब के पता चलेगा और पैसा इन्हें रिकवर करना चाहिए जिसके तहत इन्होंने दूसरों को नहीं पकड़ा हुआ है। पीआईए के चेयरमैन के ऊपर जो है वो इलीगल अपॉइंटमेंट में जो है वो केस चलाया हुआ है। अच्छा। पीएसओ के एमडी के ऊपर इलीगल अपॉइंटमेंट में केस चलाया हुआ है। शायद खाका अब्बासी साहब को हर दफ़ा आना पड़ता है, हर हफ्ते कराची। अच्छा। तो ये इनकी अपने अपॉइंटमेंट इलीगल हैं, खुद मिले हुए हैं चेयरमैन नैब। ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। टीआई पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ दैट केस। जब टीआई लिखती है तो इनकी मुसीबत हो जाती है नैब वालों की। ये केसेस हैं और मुल्क में अकाउंटेबल इदारे जो हैं वो खुद अगर करप्ट है तो कैसे अकाउंटेबिलिटी करेंगे? हमारी कोर्ट अगर खुद करप्ट है तो कैसे वो अकाउंटेबिलिटी करेगी? अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर ये ऑर्डर लिखा हुआ है कि जो केस फाइल होगा कोर्ट के अंदर, वो अब जो ऑर्डर बना दिया 3 महीने 6 महीने के अंदर केस फाइल करना ज़रूरी है नैब को। ये 8 साल तक केस फाइल नहीं करते। और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर जज के लिए ऑर्डर है कि केस को वो सुनेगा और 30 दिन के अंदर फैसला करेगा। उसके ऊपर किसी ने, आज से 22 साल 24 साल हो गए, किसी ने उठाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट खामोश है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज जो है वो 30 दिन का, वो तो 40 दिन की एक्सटेंशन दे देता है हेयरिंग की। ये कोर्ट के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस जो हैं ये भी वेट करते हैं कि हमें आप एक्सटेंशन देंगे। 6 दफ़ा इनको दोबारा लगाया जाता है। ये कानूनी गलत है। एक अगर जज जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर या नैब के ऊपर है कि जी मैं अगर नैब के सपोर्ट करूँगा तो मुझे नौकरी दोबारा मिलेगी और उनको 18 लाख रुपये तनख्वाह मिलेगी, 8 लाख मिलेगी, तो वो भी कैसे जजमेंट करेगा?
कोर्ट के जजमेंट जो है, कोर्ट के जजेस जो हैं, दे शुड बी नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल फॉर नौकरी, फॉर देयर एक्सटेंशन। 8-6 दफ़ा एक्सटेंशन हुई है बशीर की, जो वहाँ पे जज है, आदम की वहाँ पे जज है। अच्छा। पंजाब के अंदर ये कहाँ से कानून है? ये चीज़ें हैं जो कि जजेस को भी ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हें हम नौकरी देंगे तो हमारे हिसाब से फैसला दे दो। अच्छा। वकील भी चाहते हैं कि केस चलता रहे, केस ख़त्म नहीं हो। नैब ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट जो इमरान खान की थी, उसके तहत पंजाब में 80% केसेज जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए और फ्री हो गए। सिंध के अंदर एक भी नहीं हुआ, क्योंकि सिंध का नैब नहीं मानता, उनकी दुकान खुली हुई है ना, हम नहीं मानते। ये ऑर्डर आया हुआ है उसका, आपको दिखाया है प्रोसिक्यूटर जनरल का। प्रोसिक्यूटर जनरल ने आगे क्या किया, 6 महीने में कहाँ है वो केस, वो लिस्ट निकाले। नूर आलम खान का फर्ज है कि ये ऑर्डर दे, अगर नहीं है तो हमसे ले, हम देंगे। कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मांगे कि ये कहाँ है केसेस, क्यों वापस नहीं किए गए उस ऑर्डर के तहत। तो ये जब तक के कानून जो है उसकी अलमदारी नहीं होगी मुल्क में, सिस्टम की खराबी है ना, रूल ऑफ लॉ की कमी है। रूल ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई करना हुकूमत का काम है, कोर्ट का काम है, नैब का काम है। ये नहीं करते जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये सब चीजें कैसे सिस्टम सही है। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। किस जज को सजा मिली आज तक, किस नैब के अफसर को सजा मिली आज तक? सही। कोई सजा नहीं मिलती। वो 7 खून माफ है उनको। नैब के कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर गलत केस बनाएगा आईओ जो है उसको 5 साल की सजा है। ये सेक्शन 10A में लिखा हुआ है, ये 2019 के उसमें। आज तक किसको सजा दी है? केस जो खत्म होते हैं उसके बाद सजा मिलनी चाहिए ना नैब को। ऐसे ही है सर। नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें कानून के अंदर है। और सुप्रीम कोर्ट, जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना सही काम नहीं करेगी, इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होता। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को अपना काम सही तरीके से सर अंजाम देना चाहिए, तभी हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो ठीक हो सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमने बात की IMF के मुआहदे की हवाले से, जिसकी वजह से महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये मुआहदा किया गया था साबिका हुकूमत की जानिब से, और जो मौजूदा हुकूमत है उसका भी यही मानना है कि ये महंगाई बढ़ने की वजह ये IMF से मुआहदा है और उसको हर सूरत में हमें पूरा करना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।